मैं राजेश आसुदानी रकीब। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद आसुदानी। आपका हम इस एपिसोड में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। थ्रू लिटरेरी लेंस, जैसा कि आप जानते हैं, ये वो सीरीज है जहां हम अपने चैनल पर किसी अच्छी कहानी, उपन्यास, नाटक, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, अलग अलग साहित्यों से अलग अलग विधाएं आपके सामने लाते हैं। चाहे आपने वो कृति पढ़ी हो या न पढ़ी हो, आप भली भांति एंजॉय कर सकते हैं उसको। और यहाँ पर जिन लेखकों के बारे में हम लोग जिनकी रचनाएं हम लेते हैं, चाहे वे बहुत ही सीनियर लेखक हों या बहुत ही जूनियर हों, चाहे वो एस्टेब्लिश्ड हो या बिल्कुल अब नए नए लिखना चालू किया हो, इससे कोई हमारा मतलब नहीं। रचना बस स्तरीय होनी चाहिए और उस पर राजेश जी चर्चा करते हैं। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल। और आज तो जो लेखिका आई हैं हमारे पास, मतलब जिनकी रचना पहली बार हम लोग कर रहे उनको हैं। इस थ्रू लिटरेरी लेंस में उनके पर चर्चा करने जा रहे हैं। और वैसे बहुत मशहूर और मारूफ लेखिका हैं हिंदी की, सिंधी की, और उनकी एक रचना सीबीएसई की पाठ्यक्रम में भी है 8वीं कक्षा में। समय इतना कठिन नहीं है, बच्चों ने पढ़ी होगी। जी बिल्कुल। और ये लेखिका, कहानीकारा, उपन्यासकारा और कवयित्री हैं जिनका संबंध रायपुर, छत्तीसगढ़ से है। हिंदी की प्रख्यात लेखिका हैं जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई उनके उपन्यास तत्वमसी से। बिल्कुल, तत्वमसी उनका मैग्नम ओपस जिसको कहते हैं। लेकिन आज हम जिस छोटी सी नोवेला कहेंगे उसको, जी, छोटे से नॉवेल पर हम चर्चा करने जा तभी रहे हम हैं। तत्वमसी पर भी आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे। और उनके खारो पानी मिठो पानी एक और चर्चित उपन्यास है, और कई कहानियां हैं, कई कविताएं हैं। जी हाँ राजेश जी, अभी तक आपने इस लेखिका का नाम ही नहीं लिया। जी, बड़ा खूबसूरत नाम है इनका। इनका नाम है जया जादवानी। जी बिल्कुल। पूरा हिंदी विश्व और सिंधी साहित्य विश्व इनके नाम से भली भांति परिचय है। कई सारे पुरस्कार आपकी झोली में है और बहुत ही खूबसूरत कवित्री हैं, और इनकी अपनी एक शैली है कहने की। और आज जिस नावल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये नावल अपने विषय वस्तु के कारण बहुत ही चर्चित है, अनोखा है, अनकॉमन है। बिल्कुल। इस विषय पर लिखा तो गया है, पर एक तो इतना नहीं लिखा गया। आज भी ये विषय टैबू माना जाता है किसी हद तक, और इतना खुलेपन से नहीं लिखा गया। बिल्कुल, और बिल्कुल, इतना ऑथेंटिकली नहीं लिखा गया। बिल्कुल। जैसा मैं कहता भी हूँ विनोद जी, लिटरेचर डिपिक्ट्स व्हाट इज नॉट डिस्क्राइब्ड और व्हाट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। दोनों बातें इस पर लागू होती हैं। जी बिल्कुल। और अजय जी की यही विशेषता है कि वे बिल्कुल अछूते विषय अपने लेखन के परिधि में ले आती हैं। और आज जिस उपन्यास की हम बात कर रहे हैं राजेश जी, उसका नाम है खरगोश। खरगोश, क्या बात है। बिल्कुल। लेकिन ये बाल उपन्यास नहीं है मित्रों। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये वैसे तो मन के मंथन है और तन के मंथन है। इस उपन्यास में दोनों के मंथन है। और इसका विषय वस्तु है, सीधी सी बात है, बिना शब्दों की हेर फेर कैसी, लेस्बियनिज्म जिसको हम कहें, या सेम सेक्सुअलिटी। जी, और सेम सेक्सुअलिटी में भी जो समलैंगिकता, लेकिन दो लड़कियों के बीच का अगर रिलेशन हो, जो औरतों के बीच का जो रिलेशन हो, उसे हम लेस्बियन कहते हैं। और दो पुरुषों के बीच में हो तो उसे हम गे रिलेशनशिप कहते हैं। तो जया जी का संपूर्ण उपन्यास लेस्बियन रिलेशनशिप को लेकर के हमारे समक्ष आता है। बहुत सारे लोग तो इस पर बात भी करना नहीं चाहते, घिन आती है बहुत से लोगों को उनको। और दूसरी बात, भारत में ये मानना है कि लेस्बियनिज्म जैसा कुछ होता ही नहीं है, या होता भी है तो बड़े वो कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई बीमारी सी है, वो ऐसा लोगों का मानना और है। छुपाया जाता है। ठीक है, जब तक लड़की की शादी ना हो, किसी कोई अच्छी सहेली होती है, उसके साथ वो उठती बैठती है और फिर शादी करके चली जाती है। लोग उसको सिर्फ मित्रता मानते हैं, लेस्बियन रिलेशनशिप स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन ये उपन्यास अगर आप पढ़ें तो आप बिल्कुल इस बात को तस्लीम करेंगे, मान जाएंगे कि लेस्बियन प्यार भी वैसा ही प्यार होता है जैसा कि स्त्री पुरुष का प्यार हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो उपन्यास में उभर करके सामने आती है वह यह है कि अभी तक हम मानते थे कि स्त्री पुरुष के भीतर ही उसी प्रकार की शारीरिक और बौद्धिक और भावनात्मक लगाव बनता है, किंतु जया जी ने बिल्कुल ऑथेंटिकली दिखाया है कि किस प्रकार से एक स्त्री भी दूसरी स्त्री को संपूर्णता से चाहती है, प्रेम करती है। और वो भी सर्वांगीण प्रेम होता है। उसमें भी वही सब बातें, वैसी ही सब बातें, वही उतार चढ़ाव आते हैं, वैसी ही स्थिरता और अस्थिरता
सारी चीजें आती हैं, जैसी एक सो कॉल्ड नॉर्मल स्त्री पुरुष प्रेम में यानी आती वो है। सिर्फ भावनात्मक लगाव नहीं है जी। उसमें शारीरिक लगाव का भी पुट है। बिल्कुल। उसमें वही ज्वेलसी है, वही रूठना मनाना है, और वही एक को छोड़ करके दूसरे के पीछे जो भागा हाँ। जाता है, आज या कहीं कमिटमेंट है तो कमिटमेंट में ही है। तो सारे जिसको कहेंगे ना शेड्स ऑफ जी द रिलेशनशिप, दे आर वेरी मच देयर इन द लेस्बियन रिलेशनशिप एज वेल। बिल्कुल। कोई, मैं तो कहूंगा कोई फर्क ही नहीं है एक स्त्री पुरुष प्यार करें या दो स्त्रियां प्यार करें, क्योंकि आप ये भी तो नहीं कह सकते कि स्त्री पुरुष प्यार स्वाभाविक है। हाँ, मेजॉरिटी है कह सकते हैं, आज भी बहुसंख्य लोग स्त्री पुरुष प्रेम में जो है बंधते हैं। लेकिन जब दो स्त्रियां प्रेम करें तो इसको एक बीमारी मानना कहाँ तक उचित है? ये तो एक प्रेफरेंस हो सकता है, सिर्फ मैं कहूंगा कि प्रेफरेंस है किसी प्रेफरेंस का, है इसके, चाहे उस प्रेफरेंस के पीछे कारण कुछ भी हो, चाहे जेनेटिक बायोलॉजिकल कारण हो, बायो साइको सोशल मॉडल जिसको हम कहते हैं विनोद जी, यहाँ बायोलॉजिकल कारण हो सकता है या सोशल साइकोलॉजिकल हो सकता है, अपने मन का जो प्रेफरेंस है वो हो सकता है, या कल्चरल कंडीशनिंग भी हो सकती है। कल्चरल कंडीशनिंग हो सकती है, जहाँ गर्ल्स हॉस्टल्स में रहते हैं, या एक ही लिंग के व्यक्ति जहाँ एक साथ रहते हैं, चाहे वो पुरुष हो तो पुरुष रहते हैं तो उनको आपस में प्रेम हो सकता है, स्त्रियां रहती हैं आपस में प्रेम हो सकता या है। हमारे तरह की सोसाइटियां जो भारत है, या पूर्वी सोसाइटियां हैं, जहां आज भी स्त्री पुरुष को खुलेपन से स्वच्छंदता से मिलने पर लगभग बैन है, वहां एक स्त्री का दूसरे स्त्री के प्रति आसक्त हो जाना कोई असाधारण सी बात नहीं है। और ये सब ना भी हो तो भी एक बिल्कुल हो सकता है अंदर से किसी के उपजे कि मेरे को अपनी ही लिंग का व्यक्ति अच्छा लग रहा है, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। अब जया जी की खरगोश इस उपन्यास की जो नायिका है या मुख्य पात्र है वो काया है, और काया को ही उसकी सहेलियां खरगोश पुकारती हैं क्योंकि वो दुबली पतली बहुत वो खरगोश जैसी है ना, छूने में हाँ, बड़ी नरम नाजुक है, सुंदर है खरगोश जैसी, तो उसका खरगोश ये उसका उपनाम पड़ गया है। अब काया हमेशा ही किसी लड़के के प्रति नहीं बल्कि लड़की के प्रति आकर्षित होती है, आसक्त होती है, और उसके जीवन में एक के बाद एक लड़कियां आती भी हैं, आती जाती रहती हैं, और कई अच्छा कमिटमेंट भी है किसी से बीच में। लड़का एक ही आता है, जीवन में आता भी नहीं है, एक मित्र होता है जिसके प्रति थोड़ा सा लड़का आकर्षित होता है काया के प्रति विनोद जी, पर काया भी थोड़ी बहुत जरूर आकर्षित होती है, पर उतनी नहीं कि जिसको प्रेम या प्यार कहा काया ने एक से अधिक जगह पर यह स्वीकार किया है कि मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं, लड़कियों के प्रति ही मैं आकर्षित भी होती हूँ, मुझे प्रेम भी आता है। और इसमें नॉवेल में कम से कम ऐसा कोई कारण नहीं दिखाया गया है, ये कोई इसके लिए कारण होना कोई अनिवार्य बात नहीं है। बिल्कुल। और काया एक जगह कहती है कि अपनी सहेलियों से, जो उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं उसको गर्लफ्रेंड कहेंगे, ताकि उस राउंडेड पूरा रिलेशनशिप हमें दिखाई दे, कि वो कहती है कि जब तक तुम्हें कोई लड़का नहीं मिलता तब तक तो मेरे साथ ठीक रहती हो, और लड़का मिल जाता है तो या तो मुझे छोड़ के चली जाती हो या उससे शादी कर लेती हो। तो शुरू में जो लड़कियां उसके जीवन में आई, चाहे नूरा थी या एक और नौरा थी, या फिर उसके बाद पहले थी एक वो भी ऐसे चली जाती है, किंतु नूरा आहना वो भी शादी करके चली जाती है, और उसकी एक पड़ोसन रहती है हया, वो भी शादी करके चली जाती है। हालांकि हया से शायद शारीरिक संबंध नहीं है, बहुत अच्छी प्रगाढ़ मित्रता है, इवन दोनों साथ कंबल में सो भी जाती हैं, जी। पर फिर भी ये कहीं इंगित किया गया है कि वहाँ समलैंगिकता नहीं है। और काया बहुत अच्छा कहती है कि हया की शादी जिस दिन होने वाली थी उस दिन कहती है मैं संपूर्ण रूप से टूट जाती, किंतु उससे पहले मालू के संपर्क में वो आ चुकी होती है, और शायद ये मालू का प्रेम ही है जो उसे संपूर्ण रूप से टूटने से बचा लेता है। मजे की बात है, नौरा जो है मालू का रेफरेंस देती है, कहीं वो खुद चली जाती है नौरा उसकी जिंदगी से, वो एक लड़के से शादी कर लेती है, लेकिन वो मालू को उसे सौंप जाती है एक तरह से। तो और मालू के प्रति धीरे धीरे उसके मन में बहुत ही आसक्ति, प्रेम, अपनापन, कमिटमेंट सब आ जाता है। वो मिलती भी हैं एक दूसरे से, चुरा के झूठ बोल के घर से, हैं, ये भी आती है। तो जैसे प्रेम में होता है वैसा यहाँ भी होता है, मालू इसके घर आती है जब माँ बाप इसके शादी में गए होते हैं, और ये भी जाना चाहती है कलकत्ते कहीं मिलने मालू से। और मालू का बचपन बड़ा कठिन रहा, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई, तो वो डिप्राइव्ड चाइल्डहुड है उसके पास, ये कारण हो सकता है, किंतु हर लेस्बियन रिलेशनशिप में कोई इस प्रकार का नेगेटिव कारण ही हो नहीं। वो तो विनोद जी किसी भी प्रेम में हम अपनी कमियां तो पूरी करना चाहते ही हैं जी, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी प्रेम हो, हमारी कहीं ना कहीं वो कमियों को पूर्ण करता है, इसलिए हम उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, चाहे वो समलैंगिक हो या फिर दूसरे लिंग का हो। बिल्कुल। और अब इसमें ये जो है
एक कमिटमेंट नोरा के प्रति था, नोरा के जाने पर थोड़ी काया टूट गई, फिर मालू के प्रति काफी अच्छा कमिटमेंट रहा, और फिर आती जाती भी नहीं, जैसे आहना आई गई या हया एक मित्र हुई, और इंदौर में जब जाती है तो हाँ, सारा के साथ भी सारा थोड़ा सा के साथ भी कुछ कुछ होता है, पर पूरी तरह समलैंगिकता नहीं होती, क्योंकि सारा एक सो कॉल्ड स्ट्रेट लड़की टाइप ही है, वो लड़कों से ही प्रेम करती है। और वहां भी एक अच्छा चित्रण है लेखिका का नशे का, ड्रग्स का, जो आजकल की आधुनिक जिंदगी की एक वास्तविकता बन चुकी है। इससे पहले कि हम फिर से लेस्बियनिज्म पर आए, काया जब दिल्ली जाती है, हाँ, अपनी एक मित्र दिव्या के पास जाती है, हाँ, और दिव्या के माध्यम से उसे नौजवानों के विश्व जो है, आईटी का जो विश्व है, उसकी एक झलक मिलती है। और वहाँ बीच में एक पूजा और पार्थ के घर में भी जाती है, जो लव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो यहाँ लेखिका ने एक बहुत ही सटीक और एक रियलिस्टिक कमेंट किया है कि आजकल जो लड़के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लड़के लड़कियां काम करते हैं, वो काम से इतने उकता जाते हैं कि उनको सिर्फ सेक्स और ड्रग्स ही एक डाइवर्शन दे सकता है और देता है। हाँ, और इसके साथ साथ वहाँ एक सिल्वर लाइनिंग भी है विनोद जी, मेरा ख्याल से। जब ये दिव्या के पास जाती हैं दिल्ली, तो ड्रग्स और सेक्स का तो पता चलता ही है उसको, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्वावलंबी होने का जो कॉन्फिडेंस है, जी, वो भी इसमें आता है। और आखिरी में जब नॉवेल अपने चरम की ओर बढ़ रही है, ये कहानी, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये कि मैं भी घर से बाहर जाके अकेली भी रह सकती हूँ। और इंदौर में वो परीक्षा की तैयारी करने भी इसीलिए जाती है, किंतु वहां भी वो देखती है कि किस प्रकार से लड़के लड़कियों के जो रिलेशनशिप है वो बहुत कैजुअल हो चुके हैं, उसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं है। ये तो ये बिल्कुल आज के आधुनिक समाज पर एक तरह से ये कहूँ कि चित्रण किया है लेखिका ने, कटाक्ष तो नहीं कहूंगा मैं, चित्रण ये है कि आजकल जो पहले जो स्टेडी कमिटमेंट्स होते थे, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट जो था, दैट इज डिसअपीयरिंग फ्रॉम द आजकल वो है ही नहीं। चाहे वो कोई किसी भी तरह का प्यार हो, हेटेरोसेक्सुअल हो या होमोसेक्सुअल हो, आती जा दुनिया आनी जानी है जिसको कहते हैं, ये चरितार्थ हो रहा है यहाँ। बिल्कुल। और फिर हम वापस आ जाएं लेस्बियन रिलेशनशिप पर, तो अब काया चाहकर भी अपने अभिभावकों से अपने इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं कह पाती है, लेकिन एक बार वो माँ से खुलासा कर ही देती है, जब शादी के लिए उस पर जोर डाला जाता है और सब समय आता है, तो माँ से किसी तरह वो कह देती है। और ये एक बड़ा अच्छा वाक्य लेखिका ने आगे अंत में नावल से कहा है। देखिए, बाप नहीं रहा मेरा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाप ने मुझे धोखा दिया या बाप ने रिप्रेस किया, लेकिन माँ जब मर जाती है ना, मतलब सिंबॉलिक मरने की बात कर रही है लेखिका यहाँ, बाप का मरना उतना नहीं अखरता जितना माँ का मर जाना अखरता है। जब काया अपने लेस्बियन लीनिंग्स के बारे में अपनी माँ से कहती है, तब वो माँ से होती हुई बात शायद पिताजी की तरफ जाती है जी, और पिताजी तो बात ही नहीं करते उससे, इस मामले में सीधा एक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल, वो गांव के 3 लड़कों को बुला लेते हैं जो उनके परिचय के होते हैं और उससे इसको बलात्कृत करवाते हैं। बिल्कुल, यानी इट वाज अ प्लान्ड रेप ऑन काया। और ये बड़ा अजीब सा था कि यहाँ पर एक पुरुष प्रधान जो मेल डोमिनेशन दिखाई देता है, वो जो लड़का जो कि काया का रेप करता है, वो उसे कहता है कि अब तू जानेगी कि एक पुरुष के साथ संबंध में क्या मजा, क्या आनंद आता है, और तू भूल जाएगी कि स्त्री के साथ भी रहा जा सकता है। शायद पिताजी ये चाहते हैं कि इसके बाद काया शादी करने के लिए मान जाएगी, लेकिन होता ऐसा नहीं है। बिल्कुल, काया की स्वतंत्रता, काया की जो मैं कहूँगा रीढ़, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़ जैसा कहा है, तो काया उसके बाद 4 बजे उठती है जब सब सोए पड़ते हैं। कितना अच्छा चित्रण किया है लेखिका ने अंत का। देखिए, गीतांजलि 5 घंटे लेट चल रही है एक्सप्रेस, और काया फोन में देखती है और चुपके से घर से चली जाती है। जिस तरह महात्मा बुद्ध ने घर गृह त्याग किया था ना, उकता कर कन्फ्लिक्ट से, विवादों से, कि ये क्या झड़पें, तो इसी तरह हमारी ये पुरुष प्रधान समाज से उकता कर कहीं काया चल देती है मालू की और कलकत्ते। अब वो दोनों साथ रहेंगी नहीं रहेंगी, ये सब तो दुनिया की बात। हो सकता है काया अकेले भी रहे, पर वो वहां से निकल पड़ती है। यानी ये पहले भी निकल जा सकती थी, मालू उसको पहले भी बुला रही थी, किंतु सोशल कंडीशनिंग इतनी ज्यादा है कि हम इस प्रकार का कदम जो वो अंत में उठाती हैं, पहले नहीं उठा पाती। और कहीं हो सकता है उससे उम्मीद भी रही हो कि अभिभावक उसे समझ जाएंगे, उसकी अगर इच्छा है तो वो उसको समझेंगे, लेकिन कितना विभत्स जो है रिएक्शन है आज भी हमारे समाज का, मैं कहूँगा समलैंगिकता और ऐसी अन्य बातों की तरफ भी रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इतना ही विभत्स है। जब आप नावल पढ़ते हैं तो अचानक आपको एक शॉक लगता है। वैसे तो मैं इस पर आऊंगा विनोद जी, जैसे ये है नावल, चलिए टैबू है, सब्जेक्ट टैबू है, शुरू में कई लोगों को शॉक लगेगा, लेकिन जो सुलझे हुए लोग हैं शायद वो उसको आगे पढ़ें, लेकिन 40-50 पेज के बाद कहीं ना कहीं एक बोरियत सी होने लगती है ये नावल पढ़ते पढ़ते। ये लगता है कि हाँ ठीक है, ये तो बार बार
वही हो रहा है, कोई लड़की आ रही है, कोई जा रही है, अपना रिलेशन हो रहा है, नहीं, लेकिन आप 70वें पेज तक पहुंचिए तो आपको जो शौक लगेगा कि यानी ये भी अपने हो ही सकता है। माँ बाप अपनी ही बेटी जी, का बलात्कार करवाएं, वो इसलिए कि वो वही, सिर्फ लेस्बियन है। हाँ, उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसने कोई सिन नहीं किया, उसने कोई माँ बाप के खिलाफ नहीं गई वो लड़की। क्या हमारा पढ़ा लिखा समाज, 21वीं शताब्दी का समाज इतना गिरा हुआ है, इतना विभत्स है कि जिस वो तरह आज अपनी से 200 साल पहले हम नई बातों को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाते थे, 100 साल पहले नहीं स्वीकार कर पाते थे, आज भी नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि साहित्यिक दृष्टि से तो ये नावल सफल है ही, जी, किंतु एक सामाजिक सामाजिक धरातल पर भी नावल बहुत सफल है और एक सोशल रिफॉर्म का मैसेज देता है कि हमें अपने तकियानुसी ख्यालों से अब बाहर आ जाना चाहिए। भाई, जैसे विनोद जी विलियम जेम्स कहते हैं, ये अपना थोरो कहते हैं, थोरो कहते हैं, या हेनरी डेविड थोरो कहते हैं, लिविंग डेलिबरेटली, हम अपनी स्वेच्छा से जिए, ना कि एक रोबोटिक मशीन जीकर समाज के ढांचों में ढलकर जिए। तो ये कहीं हमारी सोच अब भी नहीं, हम वही चाहते हैं कि सामाजिक जो ढांचे बने हैं उसमें हम फिट होकर जिए। हमें एक पुरुष है तो स्त्री से ही प्रेम करना है, स्त्री है तो पुरुष से ही प्रेम करना है, अपनी जाति में ही करना है, अपने आर्थिक वर्ग में ही करना है। ये सारी चीजें जो है मिलके, और जो ये जो दृश्य है बलात्कृत होने का, ये कहीं एक और इशारा करता है। आज भी ये धारणा बनी हुई है कि समलैंगिकता इसलिए है कि हेटेरोसेक्सुअलिटी का अनुभव ही नहीं है उनको, जी। इसलिए तो हेटेरोसेक्सुअलिटी का अनुभव दिलाएं तो समलैंगिकता चली जाएगी, लेकिन ये मिथ्या धारणा है। क्यों साइकोलॉजिकली कोई कोई व्यक्ति का जो इमोशनल मेकअप है या जेनेटिकल मेकअप ही ऐसा होता है कि उसे अपने जेंडर का व्यक्ति अच्छा लगता है, और इसमें दिक्कत क्या है, ये समझने की बात है। और इस नॉवेल की जो विशेषता ये है कि ये सारे जो उन्होंने वर्णन किए हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक की हैं। जी, ऐसा लगता है कि जया जी ने बहुत गहरा अभ्यास है, अभ्यास किया है, ना सिर्फ या अभ्यास ऐसे तो, लड़कियों से जी, मैं उन्होंने वही कह रहा इंटरव्यूज था। लिए हैं जो कि स्वयं लेस्बियन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, और बिल्कुल इसीलिए इस उपन्यास में उतनी ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिक आ आई है, पाई है। मतलब अभ्यास केवल किताबी नहीं है, अभ्यास शख्सी अभ्यास है, प्रैक्टिकल अभ्यास है उनका, मिली जुली है लोगों से, और बहुत मेहनत करके ये लेखिका जो है बहुत मेहनत से, नहीं तो कई लेखक हैं अपने आइवरी टावर में बैठे बैठे जो सोचते हैं वो लिख देते हैं किसी भी वर्ग के बारे में, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। और इनकी शैली भी बड़ी संजी हुई, बड़ी कॉम्पैक्ट स्टाइल सी है, है, कहीं भी वो बिल्कुल। डाइवर्शन में नहीं चली गई, ये डेविएट नहीं होती हैं अपने मुख्य बिंदु से। विनोद जी, बस एक बात मैं कहूंगा, शैली तो बिल्कुल रोचक है, बिल्कुल है, लेकिन कहीं कहीं जैसे व्हाट्सएप चैट्स जैसे हैं, हाँ। अंग्रेजी में है, बीच बीच में हिंदी से, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में, ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए लेखक मुझे नहीं लगता कि करें? पूरे के पूरे व्हाट्सएप चैट को एज इट इज जैसे उन्होंने कॉपी कर दिया है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि उपन्यास एक साहित्यिक जी, कलात्मक विधा है। हाँ, तो इसलिए उन्हीं चैट्स को आप कलात्मक ढंग से कहें, अपने शब्दों में कहें, तो शायद अधिक उचित होता। और फिर वही हिंदी उपन्यास में पूरे के पूरे एक एक आधा आधा पन्ना अंग्रेजी में अगर चैट है तो कहीं ना कहीं पाठक, ठीक है, जिनको अंग्रेजी आती है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक सामान्य पाठक शायद वो अपना थोड़ा awkward फील करे वहाँ। और यहाँ ये जो जैसे लज्जा में जी, तस्लीमा नसरीन भी यही करती है, किया सारे के सारे न्यूज एटम को उद्धृत कर देती है। उन्होंने तो बहुत ज्यादा किया है तस्लीमा जी। वो नावल की खामी है, इस प्रकार से हाँ, करना नावल की खामी है। और नावल की खूबी ये है कि बीच बीच में छोटे छोटे सेंटेंस जी, वो कहती है, जी, जहां से नावल गुड की लेवल से ग्रेट की लेवल तक बहुत पहुंचा है। ऊंचाइयों को छू लेता है। और बड़ी बात है, एक दो सेंटेंस, निबंध नहीं लिखती बीच में कि आधे पन्ने का निबंध है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, एक आध लाइन ऐसी लिख जैसे जाती एक लाइन मुझे याद आ रही है कि जी, ऐसे ही लोग जीवन में मिल जाते हैं और हम उनके साथ चल पड़ते हैं। बिल्कुल। एक लाइन है कि भूतकाल क्या है, ये आत्मा पर चिपकी हुई चमड़ी है, इसको आप उतार नहीं फेंक सकते अपने भूतकाल को। ये बहुत ही सुंदर कहा है उन्होंने। तो इस तरह से, और बीच में फिलोसोफर्स की भी बात करती हैं, वो बीच में फ्रॉइड की भी बात करती जी। हैं, फिलोसॉफी की भी बात करती हैं, और बड़ी सहज ढंग से बात करती हैं। जिसने फिलोसॉफी नहीं पढ़ी, साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है, ये उपन्यास अच्छी तरह से एंजॉय किया जा सकता है किसी भी पाठक द्वारा। तो मिलेन कुंडेरा की स्टाइल कहीं कहीं दिखाई हाँ, देती है कि मिलेन कुंडेरा जिस सहजता से कोई भी फिलोसॉफिकल, कोई भी साइकोलॉजिकल बात कहे जाते हैं, जी, उसी प्रकार से जया जी यहाँ भी बड़ी सहज हो गई हैं, कम से कम इस उपन्यास में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खुद पढ़ें इस उपन्यास को और खुले दिल से पढ़ें। और तो एक बात कहूंगा कि जी, किसी ने कहा कि विच इज द ग्रेट बुक इज वन आफ्टर रीडिंग ऑफ विच यू आर नो लॉन्गर द सेम। बिल्कुल बिल्कुल, तो तो उनमें ये ये शामिल होता है। बिल्कुल, खरगोश बिल्कुल पढ़ने के शुमार बाद होता है। आपके जैसे विचार हैं, निश्चित रूप से उन विचारों को कोई झटका तो लगेगा, शॉक तो लगेगा। और चाहे दूसरे देखिए, खरगोश का जो प्रतीकात्मक महत्व है,
काया ऐसी थी, बिल्कुल नाजुक थी छूने में। काया खरगोश जैसी इनोसेंट भी थी। जी जी बिल्कुल, खरगोश जैसे इनोसेंट प्राणी होते हैं, निरीह प्राणी होते निरीह प्राणी होते हैं, इसी तरह काया भी अंत तक ये समझ रही थी कि उसके माँ बाप समझ लेंगे उसको। और काया जैसी कई हजारों लाखों लड़कियां हैं जो बिल्कुल निरीह है, निष्पाप है, उनके दिल में कोई किसी के लिए द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, सिर्फ वो किसी और लड़की से प्रेम करती हैं, इसलिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक योग्य है, बिल्कुल, ये सारे प्रश्न हम लोग आपके समक्ष छोड़ करके आपसे इजाजत चाहेंगे। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।